गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर। और आज अपन जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, जैसा अपन ने कल पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, ये अपन ने सीखा था लास्ट वीडियो में। तो अपन आज ये देखते हैं कि अगर कभी हमको कोई रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दे रखी है तो क्या अपन उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या करेक्ट बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो वही सीख रहे हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है वो आप लोग सिंपल तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन है वो आप सिंपल तरीके से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा ना वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी, पर अभी नहीं, वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 अभी अपन सीखते हैं आज ही। इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि अगर कोई रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दे रखी है तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हो और कैसे सही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन हमको सबसे पहली चीज़ तो फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए और इसके साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट इस तरीके से है, आप देख सकते हो। ट्रायल बैलेंस दे रखा है, लेजर अकाउंट मतलब एज ऑन जो भी डेट बोले वो उस डेट को अपन लिख देंगे। अगर अपन को क्वेश्चन में डेट दे रखी है तो लिख देते हैं। अब क्वेश्चन में दे रखी है 31/12/16 को है तो ठीक है, बना लेते हैं। अब फिर वो बोला है लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो लेट्स स्टार्ट। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो उन्होंने ट्रायल बैलेंस दे रखी है वो तो गलत है ही सही, बट अपन को सही कैसे बनानी है। तो देखो यहाँ पे डेबिट है, मतलब उसने डेबिट में कौन कौन से फिगर्स लिख रखे हैं। यहाँ पे क्रेडिट है, मतलब उसने कौन कौन से फिगर्स क्रेडिट में लिख रखे हैं। तो डेबिट में सबसे पहले ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी चीज़ डेबिट दे रखी है मतलब उसने डेबिट साइड पे लिखा होगा, क्रेडिट दे रखी है मतलब क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। तो अपन को करना है स्टार्टिंग। तो देखो सबसे पहले उसने बोला डेबिट में उसने कैपिटल लिख दी 25,000। तो सबसे पहले अपन को समझ में आता है कि अरे सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे हो गई, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो काय में आती है, क्रेडिट साइड में। तो अपन लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं क्या, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल अपन को लिखनी है कहाँ, क्रेडिट साइड में। तो अपन क्रेडिट साइड में डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं 25,000, लिख दो। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है सेल्स। तो आपको पता है सेल्स काय में आती है, क्रेडिट साइड में। तो लिख दो सेल्स को क्रेडिट साइड में। मतलब अब सारी गलतियाँ इसने क्वेश्चन में कर रखी है। तो सेल्स अपन लिख देते हैं कितने रुपए से, 40,000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न उसने डेबिट में लिखे 600। तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन बस ये देखेंगे, अपन इस क्वेश्चन को ये अज्यूम करेंगे कि अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है और अपन को देखना है कि कहाँ पे कैसे अमाउंट अपन को कौन सी साइड पे लिखना है। तो देखते हैं सेल्स रिटर्न क्या है, 600। तो लिख देते हैं सेल्स क्रेडिट होती है, यानी कि सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न जो है वो कितने रुपए से हो जाएगी, 600। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे कितने रुपए, 600 रुपये। देन उसके बाद अपने पास क्या आता है, स्टॉक आता है। तो स्टॉक देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है। तो अपन ये देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक है या अज्यूम स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। बट एक चीज़ हाँ मैं आपको एकदम ध्यान बता देती हूँ, स्टॉक अभी आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे को इससे रिलेटेड आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। अपन बाकी चीज़ें लिख लेते हैं, स्टॉक अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आ सकता है बट अगर COGS दे के रखते हैं, ठीक है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखते। तो अभी स्टॉक आप छोड़ दीजिए, बाकी का कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रखा है डिस्काउंट अलाउड है 240 रुपये का। तो अपन को पता है डिस्काउंट तो डेबिट में आता है और अपन ने अलाउ कर रखा है, मतलब अपने लिए एक तरीके से लॉस है। तो अपन डेबिट में लिख देते हैं उसको 240 रुपये का। नेक्स्ट हमारे पास कैरेज है। तो कैरेज भी एक तरीके से अपने लिए एक्सपेंसेस है। तो कैरेज को अपन लिख देते हैं 890 रुपीज़ का डेबिट साइड में। देन वी हैव वेजेस। तो अपन वेजेस लिख देते हैं 400 रुपये के। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है, तो मैं S एक्सपेंसेस लिख रही हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 800 रुपीज़ के, तो लिख दो। ये तो हमारी हो गई सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में क्रेडिट में लिख दिया कैश इन हैंड। तो ये तो सबसे बड़ी गलती है, कैश तो डेबिट में होता है। तो अब अपन लिख देते हैं कैश लिख देते हैं और डेबिट में लिख देते हैं कितने रुपए हैं, 1200 हैं, लिख दो। कैश एट बैंक, तो नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट योर बैलेंस, देन यू हैव टू ट्रीट इट एज योर डेबिट बैलेंस। तो कैश आपका जो बैंक में कितने रुपए का पड़ा हुआ है, 2400, तो लिख देते हैं। फिर हमारे पास है परचेजेस, फर्नीचर नहीं, मैंने गलती से फर्नीचर बोल दिया, परचेज है पहले, परचेज है 30,000, तो अपन लिख देते हैं 30,000। देन हमारे पास मशीनरी है, तो मशीनरी भी अपन डेबिट में लिख देते हैं कितने रुपए, 20,000। फिर हमारे पास ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स लिख देते हैं हम कितने रुपए की, 1200 रुपये की, तो वो भी डेबिट में लिख देते हैं। डेटर्स है, तो डेटर्स भी अपन डेबिट साइड में लिख देते हैं, कितने रुपए के हैं, 9,600। मेरे को लग रहा है स्पेस पूरी ना भर जाए। फर्नीचर है बेटा 600 रुपीज़ का, तो सॉरी 600, हाँ 600 का है, तो अपन 600 का फर्नीचर लिख देते हैं। परचेज रिटर्न, तो अब आप देखो परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न आप लिख दो 500 रुपये की क्रेडिट में। फिर आपके पास क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर तो क्रेडिट में ही आते हैं, तो लिख दो 10,800 के क्रेडिटर। फिर एक कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन हमारे पास जो रिसीव्ड हुई है वो कितने रुपए की हुई है, 260, तो अपन लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, तो डिस्काउंट जो हमको रिसीव हुआ है तो ये भी अपने लिए इनकम का पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो
तो अब ये तो अपन ने कर लिया। अब इसके बाद अपन बेटा एक चीज़ देख लेते हैं जो मैंने स्टॉक से रिलेटेड बताया था। तो अब इफ़ नथिंग इज़ गिवन देन वी हैव टू कंसिडर इट एज ओपनिंग स्टॉक। अपन ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं 8,000 रुपीज़ का। तो कहाँ पर आया था, अपन नीचे लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं कितने रुपए का, 8,000 का। कितना लिख लेते हैं, 8,000। और हमारे पास जो रेंट छूट गया है हमने, वो रेंट लिख लेते हैं 900 रुपीज़ का। मतलब क्वेश्चन में मैंने छूट गया था लिखना, ठीक है, मैंने पढ़ा तो मुझे ध्यान है कि रेंट नहीं लिखा है। ओके, तो अपन देख लेते हैं कि टोटल कितनी आ रही है। तो सबसे पहले डेबिट की टोटल करो, फिर क्रेडिट की टोटल कर दो, दैट्स इट। अगर हमको क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में हम लिखने वाले हैं। बट इफ़ नथिंग इज मैंशनड, अगर कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। तो अपन टोटल कर दे, तो अपन को पता पड़ता है कितनी आ गई, 76,830, और इधर की भी आ गई 76,830। दैट्स इट। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे जो क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप अपनी बुक में। तो देखिए कैपिटल दे रखा है, देखो इधर की भी टोटल 8750, इधर की भी टोटल 8750। इट डजंट मीन कि आप, अब देखो आपको एक एरर समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जो क्या होती है, अनइंटेंशनल होती है। बट इंटेंशन नहीं था हमारा करना, बट मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि 8750 आपको बता रहा है कि आपका ट्रायल बैलेंस सही है, आपने कोई एरर नहीं कर रखा है। नो, इट्स नॉट अ प्रूफ ऑफ एन एक्यूरेसी। बस ये है कि अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ ट्रायल बैलेंस सही है, तो अपन थोड़ा सा रिलाई कर सकते हैं। बट अपन को पता पड़ा, अच्छा अपन इसने तो सब चीज़ें गलत लिख रखी है। देखो कैपिटल कौन सी साइड में आनी चाहिए, क्रेडिट, इन्होंने तो डेबिट में लिख रखी है, मतलब ये तो गलती है। फिर भी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। फिर उसने क्वेश्चन में बोल रखा है सेल्स, तो सेल्स तो क्रेडिट में सही है। फिर उसके बाद सैलरी और रेंट हमको दे रखा है, तो रेंट और सैलरी तो डेबिट में आती है, तो अपन को डेबिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ हमारे पास क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो अपन देख लेते हैं, है ना। तो ऐसी जो गलतियाँ हुई हैं वो आपको क्या करनी है, रेक्टिफाई करनी है, पहली चीज़ ये, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाली थी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो आप ध्यान रखिए और ये लिख लीजिए कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 में आपको समझा देती हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ ध्यान रखिए, जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि यू हैव टू राइट योर ओपनिंग स्टॉक इन योर ट्रायल बैलेंस, बट यू कैन नॉट राइट योर क्लोजिंग स्टॉक। जो आपका स्टॉक क्लोजिंग होता है वो नहीं लिखते, ठीक है। बट इफ इस क्वेश्चन इज गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट COGS, या फिर अपन बात कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करता है, काय की बात करता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की, ठीक है। तो उस कंडीशन में कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर आप लोगों को कहीं दे रखा है या COGS दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, तो आप लोग अपना ओपनिंग स्टॉक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखने वाले, सॉरी ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखने वाले, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखने वाले, जस्ट बिकॉज उससे इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ये आप तब ये चीज़ समझ में आएगी आप लोगों को जब आप लोग क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक बेसिक शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ, वरना अपन जो चैप्टर करेंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी आपको बस ध्यान ये रखना है कि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कॉस्ट प्राइस पे तो लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक मत लिखो। दूसरी चीज़, क्लोजिंग स्टॉक तब लिखना जब आपको COGS दे के रखें, और COGS दे के रखेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है बट ओपनिंग नहीं लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो आप लोगों का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है उसके अंदर अपन क्या कर देते हैं, परचेस कर देते हैं, तो अपन को पता पड़ता है अपने गुड्स कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं। फिर उसमें अगर अपन ने कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कराए तो वो भी ऐड कर दो, तो अपने पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी कितने गुड्स अपन ने प्रोड्यूस करे उनकी अपने पास कॉस्ट आ जाएगी। फिर अपन क्या करते हैं, अपन गुड्स को जब भी सोल्ड करते हैं, जब भी गुड्स की सेल होती है तो वो सेलिंग प्राइस पे होती है, यानी कि उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट क्या होता है, एडेड होता है। प्रॉफिट का एलिमेंट क्या होता है, एडेड होता है। अब आप लोग देखिए, आप लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल्स लिखते हो, सेल्स कौन सी साइड पे लिखते हो, क्रेडिट साइड पे, मतलब ट्रायल बैलेंस में सेल्स कौन सी साइड पे लिखते हो, क्रेडिट साइड पे। फिर आप लिखते हो अपने पास परचेज, क्या लिखते हो, परचेजेस भी लिखते हो, आप ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हो, क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक भी लिखते हो। तो इन दोनों का जो इफेक्ट होता है ना, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होती है, अगर उसमें से आपने एक लॉजिक पढ़ा होगा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाते हैं। तो सेल्स में वो प्रॉफिट का एलिमेंट ऑलरेडी क्या होता है, एडेड होता है, क्या होता है, एडेड होता है। और दूसरा लॉजिक ये कि अपन क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं लिखते, तो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उसमें से अगर आप जो भी गुड्स है उनकी अगर से माइनस कर देते हो, कॉस्ट जो भी गुड्स आपने सोल्ड कर रखे हैं उनकी अगर आप कॉस्ट माइनस कर दो, क्या कर दो, कॉस्ट को अगर आप
माइनस कर देते हो तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, कॉस्ट आ जाती है उन गुड्स की जो आप लोगों के पास क्लोजिंग बचे हुए हैं। तो ऑलरेडी अपन इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह अपन क्या लिख देते हैं, सेल्स लिख देते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाता है, इसलिए अपन क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि क्लोजिंग स्टॉक कब लिखना है और कब नहीं लिखना है। तो जब नहीं लिखना होता है तब कौन सी कंडीशन होती है, तो हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इन्फॉर्मेशन देके रखते हैं, तब अपन को क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है। अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन ओपनिंग भी लिख रहे हैं, परचेजेस भी लिख रहे हैं और सेल्स भी लिख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कुछ अच्छा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये बोल रहा है कि प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेज। आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अपन ने जितने गुड्स बने उनको अपन ने सेल करा तो उनकी क्या कॉस्ट प्राइस है। फिर अपने पास डेटर्स, देन वी हैव क्रेडिटर्स। तो अपन सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो फॉर्मेट ऐसा है, लिख लेते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट है अपन उस बैंक के अंदर उस डेट के ऊपर अपन लिख देते हैं। ठीक है, तो बैलेंस अपन लिख देते हैं कितने रुपए का है, डेट क्या है हमारे पास, डेट तो हमको क्वेश्चन में दे ही नहीं रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन एज ऑन करके छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद लिख देते हैं लेजर की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, या लेजर फोलियो दे देते हैं, या डेबिट में जो अमाउंट आने वाला है वो, यहाँ पे क्रेडिट में जो अमाउंट आने वाला है वो। सबसे पहली चीज़ जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो अपन देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो दे रखा है अपन को, लिख देती हूँ मैं COGS, कॉक्स बोलते हैं वैसे अपन उसको। ठीक है, तो COGS कॉक्स ऑलरेडी कितना है 1,50,000। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, COGS जो है वो आता कैसे है, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस परचेजेस को प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं। ऑलरेडी इसमें ओपनिंग स्टॉक एडेड होता है, ये भी अपन बोल सकते हैं कि COGS में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक एडेड होता है, तो वो एडेड होता है इसलिए अपन वापस से ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखते। ये तो अपन ने कॉक्स लिख लिया। अब इसके बाद अपन को अगली चीज़ बोल रखी है क्वेश्चन में, क्या, डेटर्स। तो डेटर्स अपन लिख लेते हैं फटाफट से। डेटर्स क्या होते हैं, डेबिट में आते हैं, तो लिख देते हैं डेबिट साइड में। फिर क्रेडिटर है हमारे पास 30,000 के, तो इसको लिख देते हैं क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 30,000 के। फिर उसके बाद होते हैं फिक्स्ड एसेट्स 50,000, तो लिख देते हैं अपन फिक्स्ड एसेट्स 50,000। फिक्स्ड एसेट्स कितने, 50,000, तो फिक्स्ड एसेट्स तो डेबिट में ही आने वाले, तो डेबिट में लिख देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस है 20,000, तो लिख देते हैं एक्सपेंसेस 20,000। फिर सेल्स है हमारे पास, कैपिटल है, ड्राइंग है, तो सबसे पहले सेल्स लिख देते हैं। सेल्स में एक साथ लिख रही हूँ, आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो, कैपिटल और ड्राइंग। इससे क्या होता है कि एक बार अपने माइंड में क्लियर हो जाता है अपन को ये चीज़ें लिखनी है। सेल्स है मतलब कौन सी साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। तो देखो सेल्स है हमारे पास 2 लाख रुपीज़ की, लिख देते हैं। कैपिटल हमारे पास दे रखी है 91,000, तो ये भी लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। ड्राइंग हमेशा डेबिट में होती है, तो डेबिट में लिख देते हैं 1,000 रुपीज़। फिर ओपनिंग स्टॉक, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिक करता है अपने साथ, अपन को समझना आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक के 60,000, क्लोजिंग स्टॉक है 40,000, अपन कौन सा लिखने वाले हैं, 40,000, क्योंकि अपन ने ऊपर क्या लिखा है, COGS। तो ओपनिंग स्टॉक अपन लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी COGS में इंक्लूडेड है। फिर डबल हो जाएगा ना, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे टैक्स में लगता है, तो वैसे ही ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखते हुए अपन लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितने रुपए लिख देते हैं, 40,000। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच दो, यहाँ पे लाइन खींच दो। अब यहाँ पे कर लेते हैं अपन टोटल की टोटल कितनी आ रही, तो मैं आपकी ये टोटल करके रखती हूँ, आप लोग चेक कीजिए कि टोटल हमारी कितनी आ रही है। अगर इक्वल आती है तो वेल एंड गुड, हमारा क्वेश्चन सही है। तो फाइनली अपनी टोटल मैच कर जाती है 3,21,000 से, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो इसके साथ अपना अकाउंट स्टेटमेंट होती है ट्रायल बैलेंस, तो इसी तरीके से वो क्लोज हो जाती है। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक्सप्लेन करती हूँ करना क्या है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको COGS दे रखा है, तो जैसे आपको COGS दे रखा है आप लोग ये समझ जाएंगे कि अच्छा ओपनिंग स्टॉक जो है वो हमको नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग स्टॉक देखो जैसे यहाँ दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक आप लोग ये रिड्यूस कर दोगे, ये हटा दोगे। ठीक है, और जो भी ट्रायल बैलेंस है उसको करेक्ट तरीके से बना लोगे। आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए, आप लोग अपनी बुक में भी लिख लीजिए, साइड में जो आप बुक ओपन करके रखे हैं उसमें, उसके अंदर लिख लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है इफ़ COGS इज गिवन, मतलब COGS दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना है, तो भैया इसकी जगह क्या लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। सिंपल सी चीज़ ये हो जाएगी क्लियर। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ये लिखनी है कि अगर कभी भी हमको नहीं, मतलब जैसे COGS नहीं दे के रखते, तो सिंपल तरीके से ओपनिंग स्टॉक को लिखना होता है, दैट्स इट।
ठीक है। अब इसी के साथ आगे से जो क्वेश्चंस हैं आगे के ये आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें भी अपन को यही दे रखा है दैट फॉलोइंग आर बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ फर्म की बुक के अंदर आपको बैलेंसेस दे रखे हैं और आप ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत बन रखी है, तो आप लोगों को रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बनानी है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों के अंदर सेम चीज़ें दे रखी है कि उन्होंने गलत ट्रायल बैलेंस बना के रखी है और आपको क्या करना है, सही ट्रायल बैलेंस बनानी। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ईजी सबसे चैप्टर जो ईजी चैप्टर है ना वो हमारी बुक के अंदर एक तो ट्रायल बैलेंस है और दूसरा हमारे पास BRS है। ये दोनों बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं लगती, उसमें सिर्फ नॉलेज अपना लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर क्लोज होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।